हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज थर्मल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। ये इवन इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेस में भी आपको पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कल को करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बिकॉज बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, वो जनरली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बड़ी बार हम देखते हैं हीट में कन्वर्ट होती है। अगर आप किसी वायर से करंट फ्लो करवाएं तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस उसमें हीट पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हीट पैदा होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बदलता है। तो ये सब चीजें मतलब इसमें हीट थर्मल प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट इंटीग्रेट करके अलग अलग फिजिक्स के ब्रांचेस में क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक अच्छे से देखिएगा। क्या रीजन है कि ओशियंस के किनारे वाले जो मतलब कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो क्लाइमेट है बड़ा मॉडरेट रहता है। दिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, रात बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। लेकिन डेजर्ट्स में दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री को भी एक्सीड कर जाता है और रात को 0 से भी नीचे फॉल कर जाता है कई बार। तो वहां बड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। क्या रीजन है? रीजन एक ही है, वाटर। और यहां पे वाटर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो इसकी डेंसिटी दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कम होनी स्टार्ट हो जाती है। 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे दो चीजें यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किसकी हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हर बॉडी की अपनी अपनी हीट कैपेसिटी है। और दूसरी चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। क्या होते हैं ये? पहले इनको डिस्कस करेंगे, बाद में इनको रिलेट करेंगे। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होगी बेटा? ऑफ अ मटेरियल। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपनी है, मर्करी की अपनी है, आयरन की अपनी है, स्टील की अपनी है। अलग अलग मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, whereas हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, एक ही मटेरियल की दो अलग अलग बॉडीज होंगी तो दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। एक साइड मेरे पास एक चम्मच पानी है, एक साइड एक बकेट पानी है, एक साइड एक टैंक पानी है। तीनों पानी है बट तीनों की हीट कैपेसिटीज अलग अलग होंगी। तीनों पानी से बनी हुई बॉडीज हैं, तीनों की शेप साइज वॉल्यूम अलग अलग है, तीनों की हीट कैपेसिटीज अलग अलग होंगी। लेकिन तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी क्योंकि तीनों का मटेरियल क्या है? वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, राइट? तो समझ आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? मटेरियल की। हीट कैपेसिटी किसकी है? बॉडी की। आगे डिफाइन करता हूं है क्या। आयरन के ही दो अलग अलग बॉडीज ले लें। एक आयरन की रॉड है इस शेप की, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी। एक आयरन का बहुत बड़ा कोई ब्लॉक बनाया मैंने, उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी। लेकिन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों में मटेरियल सेम है, आयरन। हां, दोनों बॉडीज अलग अलग शेप साइज वॉल्यूम की हैं तो दोनों की हीट कैपेसिटीज अलग अलग होंगी बट दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज सेम हैं। क्या इस तरह का कोई टॉपिक आपने आज से पहले पढ़ा है? यस, क्लास 11th में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। याद कीजिए, रेजिस्टेंस किसकी होती है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हर कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कॉपर के ही दो कंडक्टर्स हैं, कॉपर की दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों की थिकनेस अलग अलग है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो दोनों वायर्स कॉपर की हैं बट दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है। और दूसरा होता था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बेटा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसकी होती है? ऑफ अ मटेरियल। चूंकि दोनों वायर्स कॉपर की थी तो दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी होती है, आपने आर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर एल 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो कंडक्टर का, तो तब रो आर के इक्वल होगा। So resistivity of a material is numerically equal to the resistance of a conductor of that material of area of cross section 1 meter square and length 1 meter। अगर आप किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिटरमिन करना चाहते हैं, मान लीजिए कॉपर की रेजिस्टिविटी डिटरमिन करनी है, कॉपर का एक कंडक्टर बनाइए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो। इन दोनों एंड्स के क्रॉस कॉपर का ये कंडक्टर जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इतनी ही कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कॉपर की मतलब स्पेसिफिक, हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी, इतना लेंथ इतना एरिया। तो यहां आप चाहें तो कॉपर का एक क्यूब बना लें जिसकी हर एक साइड कितनी हो? 1 मीटर। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी हर एक साइड 1 मीटर है तो लेंथ भी 1 मीटर होगी। तो इसके ऑपोजिट फेसेस के क्रॉस ये जो क्यूब जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। स्टील की रेजिस्टिविटी चाहिए तो स्टील का ऐसा वाला क्यूब बनाओ, उसकी रेजिस्टेंस मेजर करो। तो मतलब कुछ स्पेसिफिकेशंस हमने दे दी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये पार्ट आपने 10th में पढ़ा था, मैं बस रिलेट करवा रहा हूं। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर की है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की, ठीक वैसे ही हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होगी? किसी एक मटेरियल की। तो चलिए जरा डिफाइन करते हैं व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। सो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या 1 केल्विन कहो। कोई एक बॉडी है आपके पास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए जितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़े, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल S इज इक्वल टू, सपोज आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, आपने इसको हीट देना स्टार्ट की, हीट को हम डिनोट करेंगे Q से। आपने हीट देना स्टार्ट की कब तक? जैसे ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया, आपने हीट देना बंद कर दिया। आपने चेक किया कितनी हीट आपने दी है, तो वही क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लीजिए टेम्परेचर चेंज जो है, लेट अस से टेम्परेचर चेंजेस बाय T डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? T डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप इसको डेल्टा T लिख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T। जब आपने हीट Q दी, टेम्परेचर बदला डेल्टा T। आपको वो हीट चाहिए जो 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए चाहिए, तो इसलिए S का फॉर्मूला क्या आ जाता है? Q अपॉन डेल्टा T। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। अगर टेम्परेचर डेल्टा T यूनिट बदला है तो आप डेल्टा T से डिवाइड कर दो और यहीं से रिलेशन आ जाता है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये था हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो समझ आई ये बात आपको, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। नो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है बेटा? किसी मटेरियल की। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of a unit mass, raise the temperature of a unit mass of that body, unit mass of that material। मतलब 1 kg या 1 ग्राम, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बदलने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम इसको यह भी कह सकते हैं, इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। दिस इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। हीट कैपेसिटी क्या है? कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए, और ये क्या है? 1 यूनिट मास के लिए।
कितनी हीट हम सप्लाई करें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदल जाए, मतलब इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है इसको। व्हाट इज स्मॉल एस? अगर किसी बॉडी को आपने हीट दी Q, उसका टेम्परेचर बदल गया डेल्टा T, तो टोटल मास कितना था M। अगर हमें पर यूनिट मास चाहिए तो M से भी डिवाइड करना, और पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो डेल्टा T से भी डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा स्मॉल एस का रिलेशन। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q अपॉन डेल्टा T क्या था, कैपिटल एस, तो हम इसको कैपिटल एस अपॉन एम भी कह सकते हैं। इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। और यहां से Q का रिलेशन, ये रिलेशन बहुत ज्यादा अप्लाई होता है बेटा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास एक चम्मच पानी है, एक चम्मच पानी है, उस एक चम्मच पानी की हीट कैपेसिटी आपको डिटरमिन करनी है। हीट कैपेसिटी क्या, कितनी हीट देंगे कि टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए। मान लीजिए गैस स्टोव के ऊपर आपने रखा या बर्नर के ऊपर, जैसे एक चम्मच पानी रखा वैसे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदल गया, 1 डिग्री बढ़ गया, लेस देन अ सेकेंड के अंदर अंदर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर गया। तो थोड़ी सी हीट ली होगी। अब एक चम्मच की जगह मान लीजिए कोई और वेसल लेते हैं, अ मग ऑफ वाटर, एक मग ऑफ वाटर है। अब उस मग ऑफ वाटर या 1 लीटर या 2 लीटर जितना भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदलने के लिए जैसे आप उसको गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे, आप देखेंगे कुछ मिनट लगेंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए। मतलब उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की तो जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदला। मतलब एक चम्मच पानी के मुकाबले में एक मग पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा थी। वैसे मग की जगह अगर आप एक बकेट ऑफ वाटर लें तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आपको ज्यादा देर के लिए उसको हीट के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, गैस स्टोव पे या बर्नर पे आपको रखना पड़ेगा। मतलब उसको कई गुना ज्यादा हीट चाहिए, तो उसकी हीट कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है। एक टैंक ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी उससे ज्यादा होगी। जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा क्वांटिटी, उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एक चम्मच पानी से ज्यादा है हीट कैपेसिटी एक मग ऑफ वाटर की, एक मग ऑफ वाटर से ज्यादा है हीट कैपेसिटी एक बकेट ऑफ वाटर की, एक बकेट ऑफ वाटर से ज्यादा है हीट कैपेसिटी एक टैंक ऑफ वाटर की। लेकिन इन सभी में मटेरियल तो वाटर ही था ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड है। बिकॉज जब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं तो स्पेसिफिक पे जनरल किसी बॉडी की बात नहीं हो रही, पर यूनिट मास की बात हो रही है। पर केजी, पर ग्राम, कोई भी यूनिट आप ले लीजिए, पर यूनिट मास जब हम बात करें तो वो फिक्स हो गया कि 1 ग्राम ऑफ वाटर हो या 1 केजी ऑफ वाटर, अगर मास आप फिक्स कर दें तो उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा बेटा, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपकी एनसीईआरटी में यहां टेबल्स गिवन है कुछ अलग अलग मटेरियल्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। हीट कैपेसिटी को आप ऐसा भी कह सकते हैं हीट पचाने की क्षमता। हीट की खासियत है, हीट देते ही बॉडी को टेम्परेचर बदल जाता है। मान लीजिए 2 बॉडीज को आपने सेम हीट दी, सेम Q दिया, अगर Q सेम है तो हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। या स्पेसिफिक की बात कर लें, दोनों बॉडीज का एक एक यूनिट मास रखा, दोनों को सेम हीट दी, एक का टेम्परेचर बदल गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का बदल गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है। तो जिसमें ज्यादा हीट पचाई और टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री बदला, एक को हीट मिली उसका टेम्परेचर बदल गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड उतनी ही हीट में, दूसरी ने उतनी ही हीट एब्जॉर्ब की लेकिन टेम्परेचर बदला 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ये ज्यादा हीट पचाएगी और रिफ्लेक्ट कम करेगी। रिफ्लेक्ट का मतलब वो रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब दिखेगा कम। दिखेगा क्यों कम? क्योंकि इसमें टेम्परेचर कम राइज होगा। या दूसरे वर्ड्स में देखें, अगर डेल्टा टी सेम रख दें सेम टेम्परेचर राइज के लिए, फिर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर एम और डेल्टा टी फिक्स कर दें देन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जिसको ज्यादा हीट दोगे उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आपको यह चीज बेटा समझ आई होगी। मैं यहां पे एक बात कर रहा था आपसे कि मैंने कहा था बुक में आपको टेबल मिलेगा, उस टेबल में अगर आप अलग अलग क्वांटिटीज की हीट कैपेसिटीज को अगर आप कंपेयर करें, एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बट ऑलमोस्ट
900 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ बेटा, इसमें भी एक चीज और बता दूं आपको, इनकी जो एसआई यूनिट होगी वो एसआई यूनिट होगी जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम, तो वो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकती है, और कॉमन सिस्टम में आप जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। तो यहां पर अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी नॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि साइज में 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बराबर होते हैं। तो ये आ गई बेटा हमारी एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होनी चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल्युमिनियम की बात कर रहा था ये मैं। वाटर की बात अगर हम करें तो वाटर की है ऑलमोस्ट 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर एक चीज का कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। एक साइड मैंने 1 केजी एल्युमिनियम रखा और एक साइड मैंने इतने ही मास का 1 केजी मास वाटर यहां पे रखा। सो दिस इज वाटर H2O, मास इसका भी 1 केजी, मास इसका भी 1 केजी। मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर है फिलहाल 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे भी ये पर केल्विन आना चाहिए, चलो पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं, मैंने पहले कहा साइज वाइज बराबर है। तो आपने देखा कि मैं इसको भी हीट दे रहा हूं और इसको भी हीट दे रहा हूं। मैंने कब तक हीट दी? जब तक इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बदल के 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसको भी हीट तब तक दी जब तक इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बदल के 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसको मुझे हीट देनी पड़ी 900 जूल के आसपास और इसको देनी पड़ी 4200 जूल। 5 गुना तो नहीं है, करीब करीब 4.5 गुना ज्यादा हीट दी इसको। समझ आ रही है बात? इसको सिर्फ 900 जूल हीट दी, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। इसको 4200 जूल हीट दी तो जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है इसका। इसने कई गुना ज्यादा हीट पचाई। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। वाटर, ये एल्युमिनियम के लिए 900 और वाटर के लिए है 4200। तो वाटर ने कई गुना ज्यादा हीट ली तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदला, मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। वैसे अगर टेम्परेचर फॉल कराना हो तो ये हीट लूज करेगा, ये ज्यादा हीट लूज करेगा तो जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करेगा। ये 4200 जूल हीट लूज करेगा, फिर जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करेगा। और ये सिर्फ 900 जूल हीट रिजेक्ट करेगा तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो चुका होगा, इसका टेम्परेचर फॉल कर चुका होगा। इसीलिए हम सर्दियों में खुद को वार्म अप करने के लिए हॉट वाटर बॉटल्स यूज करते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। वाटर की जगह अगर आप कुछ और रखते, एल्युमिनियम रखते, वो तो गर्म भी जल्दी हो जाता है, उसका टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाएगा। जितनी हीट वाटर को दे रहे हैं, अगर इतनी हीट हम एल्युमिनियम को देते तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास आ जाता, ऑलमोस्ट 15 के आसपास, थोड़ा सा कम रहता। मतलब जितनी हीट में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदला, उसका 5 डिग्री बदल गया, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बदल गया, तो उसको गर्म करना भी इजी था, जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही वो ठंडा भी होगा। थोड़ी सी हीट रिजेक्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। पानी गर्म करने में वक्त ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन अब ये ठंडा भी देर से होगा, क्योंकि ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा, इसने ज्यादा हीट पचाई है तो ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा तो जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कन्वेक्शन करंट्स की बात करें या हम कन्वेक्शन करंट्स तो चलो हो गया, कन्वेक्शन करंट्स की भी बात कर लेते हैं। कन्वेक्शन करंट्स होती है ब्रीज का ओशियन से लैंड की ओर, लैंड से ओशियन की ओर चलना। दिन के वक्त में ब्रीज फ्लो करती है ओशियन से लैंड की ओर, विंड करंट्स ओशियन से लैंड की ओर चलती हैं। रात के वक्त में लैंड से ओशियन की ओर चलती हैं। क्यों? ओशियन वाटर बॉडी है, यहां पानी है और यहां लैंड है, दोनों के ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है। पानी का टेम्परेचर कम राइज करेगा, हीट उतनी आ रही है, हीट उतनी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर कम राइज करेगा। लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा।
तो जब लैंड ज्यादा गर्म होगी, इसके ऊपर की एयर रेयर हो गई, वो ऊपर चली गई, यहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, तो वो ओशियन से लैंड की ओर ब्रीज फ्लो करने लग पड़ी दिन के वक्त। लेकिन रात के वक्त में ओशियन ज्यादा गर्म होगा क्योंकि इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया। अब ज्यादा हीट लूज करेगा तो जाके इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। लैंड ने थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब की थी, जल्दी गर्म हो गया, थोड़ी सी हीट लूज करेगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो रात को लैंड जल्दी ठंडी होगी, यहां पे एयर प्रेशर हाई होगा, हवा ठंडी होगी। ओशियन के ऊपर एयर प्रेशर लो होगा, हवा गर्म होगी। तो इसलिए लैंड से ओशियन की ओर ये कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करती हैं, राइट। इसीलिए कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, बिकॉज दिन के वक्त वो बहुत बड़ी जल्दी गर्म नहीं हो जाता, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वहां एयर में भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलेगा। लेकिन लैंड या डेजर्ट्स की अगर हम बात करें, उसके ऊपर थोड़ी सी सनलाइट फॉल करेगी, सुबह 9-10 बजे उसका टेम्परेचर 45-50 डिग्री के आसपास आ चुका होगा, थोड़ी सी हीट मिलेगी, टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन मटेरियल्स की कम है। और रात को ओशियन गर्म रहता है क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी लार्ज है। जब तक ये बहुत ज्यादा हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तब तक इसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड जो सैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो थोड़ी सी हीट रिजेक्ट करेगी तो उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल करेगा। इसलिए डेजर्ट्स का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता है और जो कोस्टल एरियाज है उनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। और इंपॉर्टेंट ये है, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर उसी मटेरियल की कोई बॉडी आप लेते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी अगर S है, S को डिवाइड कर दो मास ऑफ दैट बॉडी से, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है तो मास से मल्टीप्लाई करो, आपको उस बॉडी की हीट कैपेसिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एल्यूमिनियम की बॉडी है जिसका मास है 2 kg, M कितना है 2 kg, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 900 जूल है, तो इस बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, स्मॉल m इंटू स्मॉल s। तो इसका मास है 2 kg, इट शुड बी 2 इंटू 900, यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी 1800 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 1800 जूल हीट दोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बदलेगा। सो मास को मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। रही बात वाटर की, तो वाटर के केस में बेटा जी स्मॉल s की जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीजीएस सिस्टम में बिल्कुल सिंपल है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सीजीएस सिस्टम में वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू है। और आपको याद होगा कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें, इट इज 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। बट अगर मुझे SI यूनिट चाहिए हो तो वहां पर किलोग्राम होना चाहिए। अगर 1 ग्राम को इतनी हीट देनी पड़ रही है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज के लिए, तो 1 किलोग्राम को कितनी देनी पड़ेगी, इनटू 1000। सो दैट इज 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या पर केल्विन लिखें, एक ही बात है। इसी को राउंड ऑफ करके हमने 4200 लिखा था। एग्जैक्टली ये कितनी है, 4186। तो वाटर के केस में ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। हाँ बेटा, एक और चीज, ये जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात मैं कर रहा हूं आपसे, ये किस टेम्परेचर पे है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू बदल जाती है, 20, 40, 60। अगर आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू लें 1 एंड लेट अस से दिस इज 2, तो इस वैल्यू में बेटा ज़्यादा चेंज नहीं आती है। ये 15 डिग्री के आसपास, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1.000, और ये वैल्यू आ गई लेटर से 1.0008 या 1.0004, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसके आसपास रहती है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वैल्यू है, सपोज ये 20 है, यहाँ कहीं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू ये रहेगी। उसके बाद ये थोड़ी सी बढ़ जाती है और लो टेम्परेचर पे भी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। ये आपके नोट्स में, ये PDF में ये ग्राफ अवेलेबल होगा।
तो अभी तक आपको क्लियर हुआ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलार हीट कैपेसिटी। कॉमन सेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी क्या होती है। बेटा मोलार हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मोलार हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, जैसे यहां पे यूनिट मास की बात की थी ना, अब टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ दैट मटेरियल या दैट सब्सटेंस बाय 1 यूनिट या 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो। यहां पर यूनिट मास बोल रहे थे तो यहां पे हम पर मोल बोल रहे हैं। हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ बॉडी by 1 degree centigrade. It is denoted by capital C. ये भी किसके लिए होगी? Of a material. Of a material. हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होगी, ठीक है। तो सपोज n नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास, आपने एक बॉडी ली जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपने इसको हीट दी Q, इसका टेम्परेचर बदल गया डेल्टा T, तो इसकी मोलार हीट कैपेसिटी C क्या होना चाहिए? इट शुड बी Q, अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T। सो Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल C हो जानी चाहिए NC डेल्टा T। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी मोलार हीट कैपेसिटी क्या चीज है। देन बेटा जी मोलार हीट कैपेसिटी के बाद, या कई बार इसको मोलार स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, तो अब मैं बोलने जा रहा हूं स्पेसिफिक हीट कहो या मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस या स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को, या मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। गैसेस के केस में बेटा 2 तरह की मोलार हीट कैपेसिटीज होती हैं। एक है सीपी, सी विद द सब्सक्रिप्ट P एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आप गैस को हीट करें तो कितनी हीट देनी पड़ेगी कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदल जाए? दैट इज CP, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला फंडामेंटल यही है, सिर्फ कंडीशन आपने क्या मेंटेन करनी है? यू हैव टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट किया जाना चाहिए। दूसरा आ गया बेटा जी CV, C with the subscript V. It is molar heat capacity at constant volume. Constant volume पे अगर आप गैस को हीट करें तो कितनी हीट देने पे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा? That is called as molar heat capacity at constant volume. This is molar heat capacity at constant pressure. What does it mean? मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। सपोज मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे एक सिरिंज आप देखते हैं, कॉमन एग्जांपल है बड़ी अच्छी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की, एक सिरिंज, ठीक है। इसके अंदर आपने 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस इसके अंदर रखी। यहां पर आपने एक थर्मोमीटर फिट कर दिया, कहीं पे भी आपने एक थर्मोमीटर लगाया, ठीक है। इस थर्मोमीटर ने टेम्परेचर की रीडिंग आपको दे दी, इसका टेम्परेचर कितना है। अब आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, आपने हीट देना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे हीट दोगे गैस की टेंडेंसी होगी ये एक्सपैंड करे, मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड, ये आप जानते हैं। तो इसकी टेंडेंसी होगी एक्सपैंड करने की। जब इसकी टेंडेंसी होगी एक्सपैंड करने की तो पिस्टन ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन हमें पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देना, बिकॉज कंडीशन हमने क्या रखी है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को फिक्स रखा, फिर हम हीट देते गए, देखा हमने टेम्परेचर जैसे यहां से बढ़ के यहां आया, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदला, हमने हीट देनी बंद की, हमने मेजर कर लिया। मान लीजिए हमें पता था, कोई टेक्निक थी, हमने मेजर कर लिया कि हमने इसको कितनी हीट दी है। तो जितनी हीट दी हमने
इस 1 मोल गैस को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए वही क्या होगी, इसकी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हमने पिस्टन को ऊपर नीचे जाने की परमिशन नहीं दी, पिस्टन को फिक्स कर दिया, मतलब हमने गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। अब दूसरा केस क्या है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप इसको हीट करना चाहें तो कैसे हीट करेंगे, तो सेम सिचुएशन आ गई, लेकिन नाउ पिस्टन इज फ्री टू मूव। पिस्टन इज, जब कांस्टेंट प्रेशर पे करना है तो पिस्टन फ्री टू मूव होना चाहिए। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें पिस्टन को फिक्स कर देना अपनी जगह पे। पिस्टन, वी हैव टू कीप द पिस्टन फिक्स्ड, ठीक है। तो इस केस में पिस्टन मूवेबल होना चाहिए, ऊपर नीचे ये ट्रेवल कर सके। यहां पिस्टन फिक्स था तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगेन यहां पे भी एक थर्मामीटर तो हम लगाकर रखेंगे। थर्मामीटर नहीं होगा तो हम टेम्परेचर की रीडिंग नहीं ले सकते। तो सपोज ये थर्मामीटर का बल्ब आ गया, ये आ गया हमारा थर्मामीटर। अब हमने इसे हीट देना स्टार्ट किया। जैसे ही हीट देना शुरू करेंगे, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो आप जानते हैं। तो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इससे पहले क्या था, अंदर भी प्रेशर P था और बाहर भी प्रेशर P था। कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या किया, पिस्टन फ्री टू मूव रखा। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो पिस्टन अपने आप नीचे आ जाता, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फोर्स एक्ट करती। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस पे बाहर को फोर्स एक्ट करेगी, तो ये अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, इस पे पिस्टन ऊपर चला जाएगा, गैस एक्सपैंड होगी। कब तक, जब तक दोनों साइड्स पे प्रेशर बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसीलिए हमने पिस्टन फ्री टू मूव रखा। बस पिस्टन को फ्री छोड़िए, गैस अपने आप कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर लेगी, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसको हीट देना शुरू किया, जैसे आप हीट दोगे तो अंदर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे अंदर प्रेशर बढ़ा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस पे फोर्स एक्ट करेगी। बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, गैस में एक्सपेंशन होगी, पिस्टन ऊपर मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा, गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर वापस कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने उस गैस का, प्रेशर कम हो गया, तो वापस प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, P। तो गैस अपने आप कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर लेगी। हाँ, इस दौरान एक्सपेंशन जरूर होगी। तो आपने चेक किया कि आपने इसको कितनी हीट दी, जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदला, आपने हीट देनी बंद की, मेजर किया कितनी हीट दी, जितनी हीट दी वही क्या कहलाएगी, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर गैस अपने आप मेंटेन कर लेगी। इसमें प्रेशर बढ़ रहा होगा, इसमें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा हीट देने पे, और हीट निकालोगे, ठंडा करोगे तो प्रेशर कम भी होगा। लेकिन इसमें अगर आप हीट दे रहे हैं तो पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, हीट निकाल रहे हैं पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी साइड प्रेशर बढ़ा, पिस्टन इज फ्री टू मूव, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पिस्टन पे फोर्स एक्ट करेगी, पिस्टन उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कंडीशन ये मेंटेन करते हो आपने देखा कितनी हीट आपको देनी पड़ी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए, तो वही होगा CP ऑफ अ गैस, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों केसेस में गैस का 1 मोल ही रखा था हमने, ठीक है। अब आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बताइए जरा। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलार हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी या कांस्टेंट वॉल्यूम पे? यस, क्विकली जल्दी से सोचिए। CP बड़ा होगा या CV बड़ा होगा? तो बेटा याद रखिएगा, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। गैस सेम है, मान लीजिए दोनों में हाइड्रोजन गैस है, दोनों में ऑक्सीजन गैस है, दोनों में ही नाइट्रोजन है, दोनों में ही 1 मोल है, दोनों में ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदल रहे हैं। लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट देनी पड़ेगी। इसलिए मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कम है, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। अब सोच के बताओ क्यों? देखो बेटा, यहां गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इस यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्व्ड है ना, यहां जो हीट एनर्जी दी वो टेम्परेचर बदलने में खर्च हुई, राइट। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदला तो हीट वहां खर्च होगी। यहां पर जो हमने हीट दी, यहां पर जो हीट दी, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूं Q डैश,
तो यहां पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ी होगी, क्यू डैश की वैल्यू क्यू से ज्यादा होगी। यहां पर ये जो क्यू है यही सीवी है, यहां पर ये क्यू डैश सीपी है। क्यों? क्योंकि यहां पे हीट ने दो काम किए, एक काम किया इसने टेम्परेचर बदला गैस का, और दूसरा काम हीट ने किया पिस्टन को धक्का मारा। वर्क डन भी किया कि नहीं किया? वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, पिस्टन को धक्का मारने के लिए एनर्जी खर्च हुई होगी, तो कुछ हीट एनर्जी खर्च होगी पिस्टन को धक्का मारने के लिए, और कुछ हीट एनर्जी खर्च हुई 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए। यहां हीट एनर्जी खर्च हुई सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए। यहां इसने पिस्टन को धक्का नहीं मारा, यहां इसने पिस्टन को भी ऊपर पुश किया, तो पक्की बात है यहां ज्यादा हीट यूटिलाइज हुई होगी। तो इसलिए मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में, राइट। और बेटा इसके साथ एक और रिलेशन है इन दोनों के बीच में, जो कि हम प्रूव करेंगे अगले चैप्टर में। अभी प्रूव नहीं करेंगे, अभी ये रिलेशन मैं डायरेक्टली कोट करने जा रहा हूं, सिंपली ये रिलेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, प्रूव करूंगा इसको नेक्स्ट चैप्टर में। दोनों हीट कैपेसिटीज के बीच का रिलेशन, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। तो किसी भी गैस के लिए, कोई भी गैस हो, ये रिलेशन फिक्स्ड है बेटा, Cp माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? केमिस्ट्री में तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में भी अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। दिस R इज बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था डायमेंशन एनालिसिस में। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग नहीं होगी, सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम है। इस R की वैल्यू है क्या? इस R की वैल्यू है बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जूल की जगह अगर आप CGS यूनिट यहां पे इस्तेमाल करें हीट की, कैलोरी, तो यहां कैलोरी की टर्म्स में बेटा R की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 1.98 केल्विन पर मोल, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। Cp और Cv के बीच में ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम नाम देते हैं मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला। इसको प्रूव करेंगे हम अगले चैप्टर में, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको प्रूव करेंगे, उससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे मेयर्स रिलेशन को। फिलहाल डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी गैस के लिए Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? R, Cp माइनस Cv इज R। तो Cp और Cv में से एक मिल जाए, दूसरा आप अपने आप डिटरमिन कर लेंगे। Cv की वैल्यू पता तो Cp मिल जाएगा, Cp की वैल्यू पता तो Cv आपको अपने आप मिल जाएगा। तो किसी भी गैस के केस में यह रिलेशन ट्रू रहेगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। हर बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? इस बॉडी के बदले में कितना पानी रखा जाए, कितना पानी इसके इक्विवेलेंट होगा। कोई एक बॉडी है मेरे पास, इसके इक्विवेलेंट पानी लेना है, इसके इक्विवेलेंट। अगर सिर्फ इक्विवेलेंट वर्ड यूज हो तो इक्विवेलेंस अलग अलग टर्म्स में हो सकती है। मास की टर्म्स में कि भाई जितना इसका मास है इतना मास वाटर का ले लूं, दैट इज मास वाइज इक्विवेलेंस। वॉल्यूम वाइज इक्विवेलेंस हो सकती है, जितना इसका वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लें। तो डिपेंड करता है हम इक्विवेलेंस किस सेंस में कह रहे हैं। यहां पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होगा? इस बॉडी के बदले में मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास है m, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s। इसके बदले में कितना मैं मास ऑफ वाटर लूं, w मास ऑफ वाटर अगर मैं लेता हूं तो इसको भी मैंने हीट दी Q, इसको भी हीट दी Q। इसमें भी टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा T, इसमें भी टेम्परेचर राइज हो गया डेल्टा T। तो ये जो मास ऑफ वाटर होगा उसी को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बॉडी।
हीट और टेम्परेचर राइज के मामले में इस बॉडी के इक्विवेलेंट कितना पानी हमें लेना चाहिए, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर दैट विल एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको हीट दी, क्यों? इसका टेम्परेचर बदल गया डेल्टा टी। इसके बदले में कितना पानी रखूं कि उसको भी सेम अमाउंट ऑफ हीट दूं, क्यों? उसका भी टेम्परेचर राइज कर जाए डेल्टा टी। दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी। हर बॉडी का अपना अपना वाटर इक्विवेलेंट होगा, समझा? सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज द मास ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ भी कह लीजिए, बट ये मास ही होगा, दैट विल एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर एज इज डन बाय दिस बॉडी। इस बॉडी को कितनी हीट दी, क्यों? इसका टेम्परेचर बदला डेल्टा टी। इसके बदले में कितना मास ऑफ वाटर रखूं कि उसको भी हीट क्यों दूं, उसका भी टेम्परेचर राइज कितना हो जाए, डेल्टा टी। उसी को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बॉडी। और अगर सीजीएस सिस्टम में वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको चाहिए हो तो बिल्कुल सिंपल है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। बट ये रिलेशन किस में एप्लीकेबल है? सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि Q के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, Q इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल एस इंटू डेल्टा टी, यही कहा था ना। तो यहां दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी इंटू डेल्टा टी ऑफ दैट बॉडी। दोनों को सेम हीट दे रहे हैं, सेम राइज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया। तो ये रिलेशन तो हमेशा एप्लीकेबल है बेटा। ये जो मास ऑफ वाटर है इसी को हम W लिखते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं W इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, W मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो W हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, राइट? ये रिलेशन कहीं पे भी एप्लीकेबल है, बट इन सीजीएस इसकी वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसकी वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या ये रिलेशन आ जाना चाहिए हमारे पास। जब आप ये रिलेशन यूज करेंगे, हीट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज W, बट फिर उसके साथ आप यूनिट क्या यूज करेंगे, ग्राम, क्योंकि यहां पे बेसिकली रिलेशन ये था और इसकी जगह हमने SW की वैल्यू पुट की 1, तो 1 किस सिस्टम में पुट की, सीजीएस में। इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी किस में पुट करनी है, सीजीएस सिस्टम। अगर सीजीएस की जगह आप एसआई में पुट करना चाहते हैं तो आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, W इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये आ जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। आई होप ये चीज आपको बेटा जी समझ आई होगी। तो हीट कैपेसिटी भी हो गया, वाटर इक्विवेलेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब यहां पर एक चीज हमें और डिस्कस करनी है बेटा, एक और टर्म है एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। हालांकि ये भी ज्यादा यूज थर्मोडायनेमिक्स में होगा, बट याद रखिएगा एटॉमिसिटी को हम डिनोट करते हैं गामा से, दैट इज द रेशियो ऑफ Cp टू Cv। उस गैस की मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को डिवाइड कर दो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, यू विल गेट द एटॉमिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू अलग होगी, डायएटॉमिक के लिए अलग होगी, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग अलग होगी, राइट? इसके बाद बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट और लेटेंट हीट। चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट। यहां स्टेट कौन सी चेंज करनी है, J&K, गुजरात, हिमाचल नहीं। स्टेट मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड से गैसियस, वेपराइजेशन, या गैसियस से वापस लिक्विड में, कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड स्टेट, लिक्विड से सॉलिड स्टेट हो गया फ्रीजिंग, और सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाना उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस डायरेक्टली बिना लिक्विड स्टेट में जाए डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। चलिए
यहां पे हम बात करते हैं अब चेंज ऑफ स्टेट की। चेंज ऑफ स्टेट, इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल लेने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक मटेरियल हम ले रहे हैं, इस एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूं हीट गिवन, और इस एक्सिस पे मैं प्लॉट करने जा रहा हूं टेम्परेचर। किसी बॉडी को मैं हीट देता जाऊंगा, जैसे जैसे हम उसको हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता जाएगा। फिर इसी में कंसेप्ट आएगा बेटा जी लेटेंट हीट का। किसी भी बॉडी को जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का केस ले लेते हैं। आइस है या कोई बॉडी सॉलिड स्टेट में है, तो कोई बॉडी अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। पहले यहां पे सॉलिड स्टेट है, और अगर वाटर का केस ले लेंगे तो वाटर के केस में भी मान लीजिए यहां पे आइस है। इस आइस को जैसे जैसे आप यहां पे हीट हम प्लॉट कर रहे हैं, हीट बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। मान लो पहले टेम्परेचर था लेटस से -50 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते बढ़ते ये टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए। इसके बाद आप प्रैक्टिकली क्या देखेंगे कि ये ग्राफ थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ग्राफ इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, कुछ ना भी बोलूं ग्राफ बना दूं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज ये एक भाषा है, ये आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि अब हम हीट तो इसको दे रहे हैं बट इसका टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें एक ट्रांजिशन हुई। इसमें ट्रांजिशन क्या हुई, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। यहां पर ये थी आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो गया ये वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आया। जब तक स्टेट चेंज हो रही थी सॉलिड से लिक्विड, हीट तो एब्जॉर्ब कर रही थी ये बॉडी, बट इसका टेम्परेचर नहीं बदला। जो हीट एनर्जी इसने यूज की, जो इसने एब्जॉर्ब की, वो इसने इस्तेमाल की स्टेट चेंज करने के लिए, ना कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए। ठीक है, अब ये पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने अभी भी हीट दिए जा रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, ये ग्राफ फिर से इस तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलेगा, जैसे जैसे हम इसको हीट देते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको हीट दे रहे हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। ऐसा करते करते हम एक स्टेज पे आ गए, वाटर का टेम्परेचर हो गया बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लगातार हीट दे रहे थे, लगातार टेम्परेचर बदल रहा था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने देखा बॉइलिंग स्टार्ट हुई। हम हीट अभी भी दे रहे हैं बट ये ग्राफ फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा। इस वाटर ने हीट तो एब्जॉर्ब की बट टेम्परेचर नहीं बदला। लेकिन एक चेंज जरूर आई कि यहां पे ये वाटर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब ये वाटर से कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर तो नहीं बदला लेकिन स्टेट बदल गई, लिक्विड स्टेट से ये गैसियस स्टेट में चला गया। तो इसकी स्टेट बदल गई लिक्विड से गैसियस। जब ये पूरी तरह गैसियस स्टेट में आ गया, वेपर स्टेट में आ गया, अब हम फिर से हीट दिए जा रहे हैं, तो अब हम दोबारा देखेंगे यहां पर फिर से इसका टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हम बॉडी को हीट अप कर रहे हैं, जब जब बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में आए, चाहे वो लिक्विड से गैसियस में जाए या वाइस वर्सा, उस दौरान बॉडी हीट एब्जॉर्ब तो कर रही है लेकिन उस हीट को टेम्परेचर बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। यहां ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है और इस हीट को इस्तेमाल कर रही है बॉडी चेंज ऑफ स्टेट के लिए, अपनी स्टेट बदलने के लिए। इसके उल्टा भी होगा वाइस वर्सा, उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, बस हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे हम बॉडी से, बाहर निकालेंगे। तो ये लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग हो सकती है या वेपर से लिक्विड स्टेट में आ सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। यहां पे इस दौरान ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा, इस हीट को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल है, तो लेटेंट हीट भी किसकी होगी, मटेरियल की। लेटेंट हीट का मतलब हो गया सिंपल वर्ड्स में, लेमैन लैंग्वेज में, रिमेंबर मैं कह रहा हूं लेमैन लैंग्वेज में, इसको हो गया छुपी हुई हीट। लेकिन इसको पेपर में मत लिख देना छुपी हुई हीट, क्योंकि मैंने बोला लेमैन लैंग्वेज में, फिजिक्स के स्टूडेंट की लैंग्वेज में नहीं।
तो लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हीट की खासियत है, हीट मिलते ही बॉडी का टेम्परेचर बदलता है। ये वो हीट है जो बॉडी को हम दे तो रहे हैं, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं रहा, सिंपली स्टेट चेंज हो रही है। तो आपके नोट्स में लिखी होगी ये डेफिनेशन, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ अ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड कुछ भी हो सकता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास which is used to change the state of the body, which is used to change the state of body. स्टेट समझ आ गया ना आपको? सो अगर किसी बॉडी की लेटेंट हीट चाहिए आपको, तो लेटेंट हीट होना चाहिए, अगर हमने इसको हीट दी Q स्टेट चेंज करने के दौरान, मान लीजिए इस दौरान इसने हीट एब्जॉर्ब की Q, आइस का मास है M, तो लेटेंट हीट कितनी होनी चाहिए? Q अपॉन M, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट। हीट का एक्सचेंज कितना कर रहे हैं हम? पर यूनिट मास टू चेंज स्टेट। हालांकि लेटेंट हीट दो तरह की हो सकती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई बॉडी कन्वर्ट हो तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग को हम L विद सब्सक्रिप्ट F से डिनोट करते हैं। है वही Q अपॉन M, कितनी हीट देंगे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए, या कितनी हीट निकालेंगे लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में फ्रीजिंग के लिए। दूसरी होती है बेटा जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम से क्लियर हो जाएगा। कितनी हीट दे रहे हैं कि जब टेम्परेचर तो कांस्टेंट बना रहा, बट बॉडी वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस में, या कितनी हीट निकालें कि ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहीं पर अगर आपको हीट डिटरमिन करनी हो, अगर लेटेंट हीट पता हो तो कितनी हीट का एक्सचेंज यहां पे हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला आ जाना चाहिए M इंटू L। तो समझ आया लेटेंट हीट? इसीलिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, व्हाई स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर डेंजरस देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें खतरा किससे था? टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो बड़ी तेज़ी के साथ हीट ट्रांसफर होगी। जब बड़ी तेज़ी से हीट ट्रांसफर होगी तो हमारी बॉडी में बर्न्स हो जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। ठीक है? सो दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का भी और स्टीम का भी, बट स्टीम से ज्यादा खतरनाक बर्न्स होंगे, स्टीम ज्यादा डेंजरस है। पूछिए क्यों? पहले आप सोचिए। यस, आप सही सोच रहे हैं। बिकॉज वाटर में हीट कंटेंट कम है, स्टीम में हीट कंटेंट ज्यादा है। टेम्परेचर दोनों का 100 है, लेकिन इसने और ज्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की, तब जाके ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसके पास हीट का कंटेंट ज्यादा है। इट हैज एब्जॉर्ब सम हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो हीट टेम्परेचर बदलने में तो नहीं इस्तेमाल हुई, टेम्परेचर 100 डिग्री ही मेंटेन रहा, बट इसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है? सो स्टीम एट 100 डिग्री इज मोर डेंजरस देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? अब बेटा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करने हैं? तो इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके सामने। उन न्यूमेरिकल्स में बेटा क्या होगा, यहां पे आपको ऐसी ही कोई सिचुएशन गिवन होगी। आइस है आपके पास, लेट अस से आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 कुछ भी। उसको आपने हीट दी, इसको गर्म करते हुए आप लेकर चले गए, लेट अस से बीच में कोई भी स्टेज हो सकती है, लेट अस से आपने इसको गर्म करते हुए लेकर आ गए आप स्टीम एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास थी आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसको कन्वर्ट किया स्टीम एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर्बिट्रेरी एग्जांपल। तो कितनी हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई होगी? मान लीजिए ये वैल्यू है इनिशियल, अब कितनी होगी? -10, और फाइनली ये वैल्यू टेम्परेचर की कितनी होगी? 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से लेके यहां तक जाने में कितनी हीट इसको देनी पड़ी होगी?
तो बेटा देखिए कितने स्टेप्स हैं। कुछ हीट यहां पे इस्तेमाल हुई होगी स्टेप 1 में, जिसने आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर गए होंगे। उसके बाद बेटा कुछ हीट यहां पे एब्जॉर्ब हुई होगी Q2 लेटेंट हीट, जिसने आइस एट 0 डिग्री को वाटर एट 0 डिग्री में कन्वर्ट किया। कुछ हीट यहां पर एब्जॉर्ब हुई होगी Q3 जो वाटर एट 0 को लेकर गए वाटर एट 100 में। कुछ हीट यहां पे एब्जॉर्ब हुई Q4 जो वाटर एट 100 को स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने में यूज हुई। कुछ हीट यहां पे इस्तेमाल हुई होगी Q5 जो स्टीम जब 100 डिग्री पे आ गई उसका टेम्परेचर 110 डिग्री तक लेके जाने के लिए जो हमने यूज की। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ आ गया तो अब आपको पता होगा कि टोटल हीट कितनी देनी पड़ी होगी। इन सारी हीट्स को हम ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यस सर नो? Q1 क्या यहां पे स्टेट बदली? नहीं बदली। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आना चाहिए? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां किसकी यूज होगी? आइस की। और डेल्टा टी की वैल्यू फिलहाल इस क्वेश्चन में -10 से 0 पे जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। प्लस अब Q2 ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो मास इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कौन सी? फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आ गया Q3, फिर से यहां पे टेम्परेचर बदल रहा है तो यहां फॉर्मूला यूज करना आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। M3 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। हाँ, यहां पे S किसका होगा? वाटर का, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है और आपकी बार 0 से 100 पे जा रहे हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। उसके बाद आ गया बेटा Q4, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए M इंटू लेटेंट हीट। लेकिन लेटेंट हीट कौन सी? वेपराइजेशन की। प्लस लास्ट में Q5, फिर से अब टेम्परेचर बदल रहा है तो जहां जहां टेम्परेचर बदलेगा वहां फॉर्मूला यूज करना है MS डेल्टा टी। लेकिन अब S किसका होगा? स्टीम का। अब इस केस में डेल्टा टी 100 से 110 पे गए हो तो फिर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आया? MS डेल्टा टी तब यूज कर रहे हैं जब टेम्परेचर बदल रहा है, और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट बदल रही है तो वहां पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज के लिए फॉर्मूला यूज करना है M इंटू L। ठीक है, तो बेटा इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कीजिए। इसके बाद अगला एक छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसको हम कहां यूज करते हैं वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है अभी, तो ऑलमोस्ट 1 आवर का हो चुका होगा जहां तक मेरा ख्याल है। तो आज मेरे ख्याल से हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है तो बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेटा एक ही चीज कहता है, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड। मतलब अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो अगर एक ने हीट रिलीज की है तो दूसरी ने हीट एब्जॉर्ब किया। जितनी इसने रिलीज की उतनी इसने एब्जॉर्ब की होगी, अगर ये बाकी सराउंडिंग से आइसोलेटेड है तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में ये नहीं डिस्कस करूंगा, आज के लिए इतना ही बस। अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।